मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई है जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा कि ऐसे व्यक्ति को खत्म कर दिया जाए। 30 जनवरी 1948 का दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। उस दिन दिल्ली में सूरज नहीं निकला था। कोहरा और सर्दी की वजह से सड़कें सुनसान थीं। बिरला हाउस में शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच हर रोज की तरह महात्मा गांधी की सर्वधर्म प्रार्थना सभा होने वाली थी। लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खाकी कपड़े पहने एक व्यक्ति ने गांधी जी को गोलियों से छलनी कर दिया था। आखिरी समय में गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। और जिस व्यक्ति ने गांधी जी पर हमला किया था उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। दोस्तों, आज हम इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर नाथूराम गोडसे ने 78 वर्षीय बूढ़े और कमजोर गांधी जी को गोली क्यों मारी थी। क्या वाकई गांधी जी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे? क्या उनका आखिरी उपवास पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए था? और क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कत्ल करके देश पर कोई एहसान किया था? दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, भावनाओं और सच्चाई के बीच के फर्क को उजागर करती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। महात्मा गांधी का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी एक लाठी और अहिंसा के सिद्धांत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन के द्वारा नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। इस आंदोलन ने न सिर्फ भारतीयों को एकजुट किया बल्कि दुनिया को दिखा दिया था कि बिना हथियारों के भी आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की कमर ही तोड़ दी। गांधी जी का वो नारा, करो या मरो, पूरे भारत में गूंज उठा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि हार्ड मांस का बना एक ऐसा व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था। यानी इस बात से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधी जी की सराहना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती थी। लेकिन इसके बावजूद भारत में एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो उन्हें देश के बंटवारे का जिम्मेदार मानता था और उन्हीं में से एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग आज भी भारत पाकिस्तान विभाजन का जिम्मेदार गांधी जी को ही क्यों मानते हैं? आइए इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं। 8 अगस्त 1942 के दिन गांधी जी ने उस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। जी हां, ये था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका ऐलान करते वक्त गांधी जी ने कहा था कि या तो अब हमें भारत को आजाद कराना चाहिए या फिर इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए। हालांकि आंदोलन शुरू होते ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद गांधी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। उसी दौरान 22 फरवरी 1944 के दिन जेल में ही गांधी की पत्नी कस्तूरबा की अचानक मौत हो गई, जिसके कई महीनों बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद गांधी और कांग्रेस की ब्रिटिशर्स के साथ कई मीटिंग्स हुई। इधर देश भर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आखिरकार थक हार कर ब्रिटिशर्स ने भारत को आजाद करने का ऐलान कर दिया और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिल गई। लेकिन इसके साथ ही अखंड भारत का विभाजन भी हो गया और देश भर में दंगे होने लगे। लेकिन उस वक्त भी गांधी जी शांति स्थापित करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा था जो गांधी को ही इस विभाजन का जिम्मेदार मानता था और उसी वर्ग में से थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी की हत्या करने के बाद ऐसे ऐसे तर्क दिए जिनसे आज भी भारत का बड़ा तबका असहमत है। लेकिन वहीं एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया था। 30 जनवरी 1948 के दिन हमेशा की तरह दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5 बजे गांधी जी की प्रार्थना सभा होने वाली थी। प्रार्थना सभा का मतलब है कुछ भजन्स वगैरह करना या फिर गांधी जी का हजारों लोगों की भीड़ को ज्ञान देना। उस शाम 4:30 बजे ही गांधी जी को सुनने के लिए प्रार्थना सभा का ग्राउंड लोगों से भर गया था। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी से मिलने सरदार पटेल भी बिरला हाउस पहुंचे हुए थे। उस समय गांधी और सरदार पटेल की मीटिंग चल रही थी, जिसमें सरदार पटेल और नेहरू के बीच कुछ मतभेदों को लेकर बातचीत हो रही थी। उसी दिन काठियावाड़ से 2 लोग बिरला हाउस पहुंचते हैं। उन्होंने भी गांधी जी से मिलने का वक्त मांगा,
लेकिन बापू ने कहा था कि अगर जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। न जाने क्यों उस दिन गांधी जी ने 3 बार अपनी मौत की बात कही थी। यहां तक कि 21 जनवरी को अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं तो फिर मैं बधाई का हकदार हूं। शायद उन्हें पहले ही अंदाजा हो चुका था कि अब उनका समय आ चुका है। हालांकि गांधी जी पर पहले भी कई हमले हो चुके थे और जिस दिन ये घटना हुई उससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। इधर बिरला हाउस के मेन गेट पर ज्यादा पुलिस होने की वजह से गोडसे और उसके साथियों को तलाशी का डर लगता है, लेकिन गांधी जी ने सभा में आने वाले अपने सभी फॉलोअर्स की तलाशी लेने से मना कर रखा था। इसलिए गोडसे और उसके साथियों की तलाशी नहीं ली गई और वो तीनों हथियार के साथ बिरला हाउस के अंदर चले जाते हैं। अभी तक गोडसे के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। गोडसे टहलता हुआ प्रार्थना वाले ग्राउंड में पहुंच गया और भीड़ के साथ घुल मिल गया। उसके दोनों साथी आपटे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ खड़े हो गए ताकि अगर कोई गोडसे को रोकने के लिए आगे आए तो वो दोनों गोडसे की मदद कर सके। अब शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी की सभा का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी भी गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में उलझे हुए थे। वहीं गोडसे भी अपने दोनों साथियों के साथ गांधी जी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी लेट होते जा रहे थे तो गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी अचानक 5:15 पर गोडसे को बिरला हाउस से गांधी जी अपनी दोनों पोतियों मनु और आभा के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए ग्राउंड की तरफ आते दिखाई देते हैं। गांधी जी का दुर्बल शरीर पूरी तरह से मनु और आभा के सहारे चल रहा था। इधर गोडसे को अपना सपना साकार होता नजर आ रहा था। जैसे ही गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड में पहुंचते हैं तो गोडसे भीड़ को चीरता हुआ गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो दोनों हाथ जोड़कर गांधी जी को प्रणाम करता है और कहता है, नमस्ते गांधी जी। लेकिन उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि गोडसे ने अपने दोनों हाथों में पिस्टल छिपा रखी थी। वो पैर छूने के लिए नीचे झुकता है तो मनु गोडसे को सामने से हटने को कहती है, क्योंकि गांधी जी पहले ही सभा के लिए काफी लेट हो चुके थे। लेकिन गोडसे तो उस दिन गांधी जी को मारने के इरादे से ही आया था। गोडसे ऊपर उठते हुए अपने बाएं हाथ से मनु को धक्का देता है और अपने दाएं हाथ से गांधी पर पिस्टल तानते हुए 5:17 पर गोडसे एक के बाद एक 3 गोलियां दाग देता है। एक गोली गांधी जी की छाती पर लगती है, एक पेट में और एक जांघ के ऊपरी हिस्से में लगती है। गांधी जी ने क्षमा मांगते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया हो, लेकिन ये कई सालों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था, जिसकी वजह से दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला उस दिन खुद हिंसा की बलि चढ़ गया था। गोली चलने और गांधी जी की मौत के बाद बिरला हाउस में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके हाथ से पिस्टल छीन ली गई। गांधी जी की प्रार्थना सभा में आए लोगों ने गोडसे को खूब पीटा, लेकिन पुलिस गोडसे को भीड़ से बचाते हुए बिरला हाउस से निकालकर पुलिस स्टेशन ले गई। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। पूरे भारत में गम का माहौल था। गांधी जी की प्रार्थना सभा रिकॉर्ड करने वाले केडी मदान बताते हैं कि अगले दिन जब दिल्ली में महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उस समय करीब 10 लाख से ज्यादा लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। उस दिन सैकड़ों लोगों ने गांधी जी की मौत के गम में अपने सिर मुंडवा लिए थे। गांधी जी की शव यात्रा बिरला हाउस से जनपद कनॉट प्लेस ITO होते हुए राजघाट पहुंची थी। इस शव वाहन में पंडित नेहरू और सरदार पटेल बैठे थे। वो दोनों शोकाकुल थे और जब यमुना किनारे गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया तब पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति के इस पुजारी के गुजर जाने का गम मनाया गया। दूसरी तरफ गोडसे और उसके साथियों पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जिसमें नाथूराम गोडसे ने खुद ही अपना केस लड़ा और कई ऐसे तर्क दिए जिन्हें लेकर आज तक एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे देवदास गांधी गोडसे से मिलने अंबाला सेंट्रल जेल पहुंचे। तब गोडसे ने कहा था, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है इसका मुझे भी बड़ा दुख है, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ये काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया है। ना तो मुझे तुमसे कोई नफरत है और ना ही कोई नाराजगी। ये सुनकर गांधी के बेटे देवदास ने पूछा कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गोडसे ने कहा कि मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह से किया है। हालांकि गोडसे को उस दिन देवदास के सामने अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोर्ट में गोडसे ने अपना पक्ष रखा था। अदालत में गोडसे ने कहा था कि वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है और जो कुछ बोला है मैंने उसे गंभीरता से पढ़ा और सुना है।
मैंने अपने पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों के विचार और कार्य को जितनी गहराई से अध्ययन किया है उतना किसी और ने नहीं किया। गोडसे ने आगे कहा, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गोडसे का कहना था कि भारत के विभाजन में गांधी जी की सबसे अहम भूमिका थी। गांधी ने देश के साथ छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि बंटवारे को रोकने के लिए गांधी ने तो इस हद तक कोशिश की थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार की अगुवाई जिन्ना को सौंप दी जाए, यानी जिन्ना के पास अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का मौका था। लेकिन उस वक्त जिन्ना तो एक अलग देश बनाने की जिद पर अड़े हुए थे और वो अपनी जिद पर अडिग रहे। गोडसे ने अपने आखिरी बयान में बंटवारे के दौरान हुए नरसंहार के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। गोडसे ने आगे कहा कि करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए, उन्हें वहीं पर रहना चाहिए, जिस वजह से वो लोग वहां पर गंभीर परिस्थितियों के शिकार हो गए। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराक्षितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा है। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था। साथ ही गोडसे ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने पर भी सवाल उठाया था। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अत्यंत सम्मान का पद है, पर वे पिता का कर्तव्य का पालन करने में असफल रहे। उन्होंने तो बड़ी निर्दयता से राष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए। नाथूराम गोडसे को अपनी विचारधारा पर इतना भरोसा था कि उसे गांधी जी की हत्या करने पर जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधी जी का वध किया। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं पाप मानता हूं, मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। यानी आखिर तक गोडसे ने खुद के इस अपराध को अपराध नहीं भलाई का काम बताया। मुझे विश्वास है यदि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई और न्यायालय होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। दोस्तों, अपना केस लड़ने के दौरान गोडसे ने कहा कि 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी जी के इस आखिरी उपवास को लेकर कई देशवासियों का भी यही मानना है कि उन्होंने ये अनशन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए किया था। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात सच है? तो इतिहास के पन्नों में इसका जवाब है नहीं। इतिहासकारों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1948 को अपना आखिरी उपवास पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने के लिए किया था। सितंबर 1947 में कोलकाता से पंजाब जाने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर मौजूद सरदार पटेल ने उन्हें बताया कि शहर में हिंसा बहुत बढ़ गई है। तब गांधी जी ने कुछ दिन दिल्ली में रुककर वहां पर शांति स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी दंगे नहीं रुके तो 12 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अनशन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा था कि वे तब तक उपवास खत्म नहीं करेंगे जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि सभी समुदायों के बीच एकता हो गई है, और ये एकता किसी बाहरी दबाव की वजह से नहीं बल्कि उनके अपने धर्म को समझने की वजह से हो। लेकिन उसी दौरान 15 जनवरी 1948 को कैबिनेट की एक बैठक में भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया था, जो भारत पाकिस्तान विभाजन समझौते के तहत पाकिस्तान का ही पैसा था। लेकिन इस बैठक में गांधी जी शामिल नहीं थे, और एक तथ्य ये भी है कि अगर गांधी जी ने 55 करोड़ के लिए अनशन किया होता तो 15 जनवरी को ही वे अपने उपवास को खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनका उपवास तो 19 जनवरी को तब खत्म हुआ था जब दिल्ली के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिंसा को रोकने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे। यानी इससे साफ हो जाता है कि गांधी जी का उपवास दंगों को रोकने और शांति कायम करने के लिए था, न कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए।
और उस वक्त देश में हिंसा न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं पर भी हो रही थी। ऐसे में गांधी जी को किसी एक धर्म के पक्ष में कहना भी शायद गलत होगा। खैर, जहां समाज का एक वर्ग आज भी नाथूराम गोडसे का और उनकी विचारधारा का समर्थन करता है, वहीं एक वर्ग उन्हें दोषी मानता है। लेकिन हमारा काम आप लोगों को अपनी राय बताना नहीं है, बल्कि हमारा काम तो इतिहास से जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाना है, और ये काम हमने पूरी ईमानदारी से किया है। लेकिन अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि क्या वाकई में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर देश पर कोई एहसान किया था, या फिर गोडसे ने एक ऐसा अपराध किया था जिसकी कभी कोई माफी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप गांधी सीरीज का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक और सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को भी जरूर दबाएं। जय हिंद।